हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने गॉस लॉ का प्रूफ किया था कुलाम लॉ से। मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ से, जिसमें हमने ई को के क्यू अपन आर स्क्वायर को यूज़ किया था ना। एक बार इसका एक क्विक एनालिसिस देख लीजिए, हमने एक क्विक रिवीजन देख लीजिए इसका कि कल हमने जो जो किया था। ठीक है, देखें, ये एक सरफेस था, क्लोज सरफेस। ठीक है, और इस सरफेस पर इसका मैंने एक छोटा सरफेस एलिमेंट मान लिया था, जिस पर कोई मैंने पॉइंट माना था P। ठीक है, इस पॉइंट P पर ही मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि कितना फ्लक्स है। ठीक है, फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस पर कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो मैंने ds दिखा दी थी, और E और ds के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, कोई पॉइंट O है जिस पर कोई चार्ज रखा हुआ है। इस पॉइंट O पर इस सरफेस के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो कहलाता है सॉलिड एंगल। ठीक है, या ठोस कोण जिसको बोलते हैं। और इस प्लस Q पॉइंट की इस P बिंदु से जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। समझ में आ गई? तो मैंने क्या निकाला सबसे पहले कि इस बिंदु P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले मैं वो फाइंड आउट करूंगी। यानी कि इस छोटे से एलिमेंट, सरफेस एलिमेंट के किसी बिंदु P पर इस चार्ज Q की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन ये होती है, E=1/4πε0 Q/r², के Q/r² होती है। वेक्टर है इसलिए मैंने इस पर डायरेक्शन दिखा दी r की। ठीक है, फिर क्या कहा, फ्लक्स कितना होगा d∅। छोटे एलिमेंट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा d∅, और वो कैसे निकलेगा E.ds। समझ में आ गई बात आपको? E.dx कैसे निकालोगे, E की वैल्यू यहाँ रख दी हमने, उसको खोल लिया पहले E.ds cos थीटा, फिर E की वैल्यू को मैंने उठाकर इक्वेशन 1 से यहाँ पे रख दिया। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। भाई पहले तो हमने ये फ्लक्स जो d∅ है वो तो निकाला है केवल इस सरफेस पर, इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है। फिर हमने क्या किया कि हमको पूरे सरफेस के लिए चाहिए, तो मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिया। Q को मैंने बाहर रख लिया। ठीक है, 4/ε0 को भी बाहर रख लिया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, ds cos θ/r²। सॉलिड एंगल जो होता है उसकी वैल्यू होती है ये ds cos θ/r²। ये जो ds है यहाँ पे ये सरफेस है। ठीक है, ये d अलग और ऐसा अलग नहीं है। ds बता रहा है एरिया एलिमेंट ऑफ दी, एरिया ऑफ दी एलिमेंट, जो एलिमेंट हमने छोटा सा लिया है उसका एरिया है। ठीक है, cos θ/r², यही क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। ठीक है, डेफिनेशन है ये सॉलिड एंगल यानी कि ठोस कोण की। और एक पूरे उसके लिए, किसके लिए, पूरे मतलब पूरे कंप्लीट होल सरफेस के लिए जो सॉलिड एंगल होता है, होल सरफेस की वजह से जो सॉलिड एंगल बनाया जाता है वो 4π है। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं दिस इज दी सॉलिड एंगल ड्यू टू होल सरफेस। कितनी वैल्यू होती है इसकी, 4π। ठीक है, हमने इस डी ओम की जगह जो ds cos θ/r² है उसको हमने डी ओम लिख दिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ओम की वैल्यू कितनी हो गई, 4π। बस हमने काट दिया और हमारे पास Q/ε0। ये तो किसके लिए आ गया, ये तो आ गया वैक्यूम के लिए। ठीक है, दिस इज फॉर वैक्यूम यानी कि निर्वात के लिए। और ये किसके लिए, मीडियम, तो हम वहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी यूज़ करेंगे। ठीक है, ε0 की वैल्यू हम जानते हैं कि ε0 फिक्स होता है कितना, 8.85 × 10⁻⁻12। और यूनिट कितनी होती है इसकी, यूनिट कितनी होती है भाई इसकी, यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट से। ठीक है, एक नहीं दो क्वेश्चन करेंगे जो हमें अच्छे से समझ में आएगा, ताकि कि किस तरीके से फ्लक्स फाइंड आउट किया जाता है गॉस लॉ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गॉस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप। हैंड टू हैंड क्वेश्चन इसलिए करा देती हूँ ताकि टॉपिक अभी क्या दिमाग में ताज़ा होता है, कॉन्सेप्ट भी ताज़ा होते हैं, और आप फटाफट से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए टॉपिक के साथ साथ न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर कुछ बाद में न्यूमेरिकल्स बचते हैं टॉपिक से रिलेटेड तो वो अपन लास्ट में कर ही लेते हैं जब चैप्टर का एंड होता है। ठीक है, क्वेश्चन है, A charge of 7.6 microcoulomb is placed on the center of a spherical surface of radius 0.03 मीटर। ठीक है, मतलब एक सरफेस है, स्फेयर है, उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, और सरफेस की जो रेडियस है वो कितनी है, रेडियस है 0.03 मीटर, ये दे रखी है। ठीक है, और चार्ज कितना रखा हुआ है सेंटर पर, और उसकी वैल्यू है 7.6 माइक्रोकूलाम। तो 7.6 माइक्रोकूलाम का चार्ज एक स्फेयर के, जिसकी रेडियस 0.03 मीटर है,
उसके सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, आगे पढ़िए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है इसने, फ्लक्स पूछा है भाई कि कितना फ्लक्स फाइंड आउट, कितना फ्लक्स पास होगा इस सरफेस से। ठीक है, तो जो क्यू चार्ज है दैट इज एनक्लोज्ड चार्ज बाय दिस सरफेस, और सरफेस मेरी कैसी है, क्लोज सरफेस है। इसका मतलब इस सरफेस को हम क्या मान सकते हैं कि ये एक गाउसियन सरफेस है। अगर नहीं होती है तो हम बना लेते हैं, और अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से ये यहाँ पर क्या काम कर रही है, गाउसियन सरफेस का काम कर रही है। तो आपको क्या करना है कि इस सरफेस के स्फेयर के सरफेस पर फाइंड आउट करना है कि कितना फ्लक्स होगा। ठीक है, सपोज करो इस पॉइंट पी पर आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, गिवन क्या क्या है, पहले तो गिवन लिख लो फटाफट। गिवन है Q इज इक्वल टू 7.6 माइक्रोकुलाम, रेडियस कितनी है 0.03 मीटर। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप ये कहेंगे कि we have to find the flux passing through the surface of sphere, therefore circumference यानी कि परिधि, circumference of sphere will behave like a Gaussian surface. Gaussian surface हम पढ़ चुके हैं क्या क्या खास बातें होती हैं। Gaussian surface एक क्लोज सरफेस होती है। ठीक है, चले अब आपसे क्या पूछा है, फ्लक्स पूछा है ना। तो सिंस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ ने क्या कहा था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स या द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस कितना होता है, द चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट का कितना 1/ε0 टाइम। ठीक है, तो Q हमें पता है, हमें ε0 भी पता है। आप जल्दी से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 5 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं जल्दी से। Q की वैल्यू कितनी है भाई, पाई इज इक्वल टू Q दे रखा है 7.6 इंटू 10⁻⁶ कुलाम। ठीक है, डिवाइडेड बाय ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आंसर आता है 8.6। हालांकि आप इसे चेक कर लेना कैलकुलेट करके, ये नहीं बस टीप लिया, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कुलाम। ठीक है, या फिर आप फ्लक्स की यूनिट जो है, या फिर आप उसको वेबर भी कह सकते हैं। मैंने आपको बता रखी है फ्लक्स की यूनिट वेबर भी होती है। ठीक है, तो ये तो पहला काम हो गया, मतलब ये तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि उसने क्या कहा कि एक क्लोज सरफेस है, मतलब एक स्फेयर है, उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, स्फेयर की रेडियस 0.03 मीटर है। ठीक है, और आपको उससे फ्लक्स पूछा था तो हमने आसानी से ज्ञात कर लिया। ठीक है, नंबर 2 इसका क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन वो ये कह रहा है व्हाट वुड बी द चार्ज इन वैल्यू ऑफ फ्लक्स इफ द रेडियस ऑफ द सरफेस इज डबल। यानी कि पूछ रहा है वो कि अगर स्फेयर की जो रेडियस है उसको डबल कर दिया जाए तो चार्ज कितना हो जाएगा, यानी कि और चार्ज जितना भी हो जाए तो फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है कि अगर स्फेयर की रेडियस को डबल कर दिया जाए तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो कितना होगा भाई फ्लक्स, आपने देखा मैंने आपको बताया अभी, जहां मैंने फैक्ट बताए थे गॉस लॉ के अबाउट में तो मैंने आपसे कहा था कि जो फ्लक्स होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है, केवल चार्ज पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड नहीं करता कि चार्ज कि कितना चार्ज एनक्लोज है उस पर डिपेंड करता है, वो एरिया पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड नहीं करता है ना, बाकी सारी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल किस पर डिपेंड करता है, फ्लक्स चार्ज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फ्लक्स अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे तो उससे फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, आप बताओ। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स तो भाई रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर आप रेडियस को डबल करो, ट्रिपल करो, 4 गुना करो, 10 गुना करो, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि फ्लक्स तो केवल डिपेंड किस पर कर रहा है भाई,
क्यू पर, और मीडियम की परमिटिविटी यानी कि मीडियम पर डिपेंड करेगा कि भाई वो वैक्यूम में है कि मीडियम में है, कहाँ पर है, उसी पे डिपेंड करेगा। तो आप क्या कहोगे, इफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड then flux passing through the sphere will remain unchanged, यानी कि बदलेगी नहीं, since flux does not Gaussian flux, कि कौन सा फ्लक्स है, Gaussian, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, Gaussian flux does not depend upon radius of the sphere। बात समझ में आ रही है आपको, तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो फ्लक्स जो है वो रिमेन कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन था, पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन है अ पॉइंट इन अ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब होता है, मतलब गोला, तो एक पूरा गोला होता है। अगर आप क्या करो, एक बॉल है, बॉल कंसिडर करो, क्योंकि आप खेलने वेलने में ज़्यादा ही रहते हो, है ना, तो अच्छी बात है, खेलना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, है ना। तो बॉल आपने देखी है, जैसे एक स्टम्पर की बॉल है, वो रबड़ वाली जो होती है, उसको मैंने पूरी, अभी पूरी है वो, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो एक स्फीयर है। ठीक है, अगर मैं उसको बीच में से काट दूं, यानी कि उस बॉल को अगर मैं बीच में से काट दूं, तो उसके दो पार्ट बन जाएंगे, तो वो जो दोनों पार्ट कहलाएंगे उसके अलग अलग, वो क्या कहलाते हैं, हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब एक तरीके से सेमी स्फीयर या हेमीस्फीयर कह लो, एक तरीके से वो आधा गोला है। समझ में आ गई बात आपको। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ पॉइंट इन अ हेमीस्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यानी कि उसको मैंने किस में रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, ई में। व्हाट वुड बी फ्लक्स ऑन इट्स सर्कुलर सरफेस इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, पहला क्वेश्चन है पैरेलल टू इट्स बेस, और दूसरा क्वेश्चन है परपेंडिकुलर टू इट्स बेस। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, मैं समझा देती हूँ, कि एक हेमीस्फीयर है आपके पास, ठीक है, इसी तरीके से दिखेगी वो बॉल। ठीक है, इस हेमीस्फीयर में दो सरफेस दिख रही है आपको, एक तो ये कर्वी सरफेस है, और एक ये जो है ये गोला होगा। अभी अपन तो यहाँ से देख रहे हैं ना, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है, 2D में देख रहे हैं, तो ये ऐसा लग रहा है कि एक लेंस जैसा, जैसे लेंस आपने उत्तल अवतल पढ़े हैं, कॉन्वेक्स कॉनकेव, ठीक है, तो ये ऐसा उत्तल लेंस जैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये होगा कैसा, एक बिल्कुल स्फीयर जैसा होगा, सॉरी सर्कल जैसा होगा, गोल। समझ में आ गई। तो ये एक हेमीस्फीयर है। इस हेमीस्फीयर से क्या हो रहा है कि इसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट वुड बी फ्लक्स ऑन दिस सर्कुलर सरफेस। अगर पहला केस क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा है, यूनिफॉर्म, पैरेलल हो इसके बेस के, है ना, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी हो, परपेंडिकुलर हो। पेन मेरा थोड़ा हिल गया, ठीक है, आप सही बनाना। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस डायरेक्शन में जाए, ये ई फील्ड हो गया। ठीक है, ये सेंटर है हमारे हेमिस्फीयर का, तो ये तो कंडीशन हो गई बी। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, अब जो फ्लक्स पास होगा वो एक तो बेस से पास होगा, ठीक है, और दूसरा कहाँ से पास होगा, आपका सर्कुलर सरफेस से। ठीक है, तो जो फ्लक्स है फाई, सॉल्यूशन देखें, क्योंकि अब जो हमारी ये दोनों क्लोज्ड सरफेसेस हैं, क्या इन क्लोज्ड सरफेसेस के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ। और जहां हमने फैक्ट पढ़े थे अबाउट गॉस लॉ, उनको देखना उठा करके, मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, यानी कि समेशन ऑफ क्यू अगर जीरो है, तो फ्लक्स फाई भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि फाई चार्ज पर ही डिपेंड करता है। अगर चार्ज ही जीरो है तो फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो ये जरूरी नहीं है, ये मेरा लास्ट फैक्ट था। समझ में आ गई। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस नो चार्ज इज प्रेजेंट इन दीज सरफेसेस, देयरफॉर नेट फ्लक्स मतलब
अगर होता फ्लक्स पाई तो वो किन किन का टोटल होता, एक तो बेस से पास होने वाला फ्लक्स प्लस एक सर्कुलर सरफेस से पास होने वाला प्लस, लेकिन ये दोनों ही क्या होंगे, जीरो। भाई इस हेमिस्फेयर में दो सरफेस दिख रही हैं, एक तो ये बेस जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ से जो पास होता वो तो फाई बी होता, और इससे जो पास होता वो फाई सी होता। ठीक है, डायरेक्शन मत समझना, ये जो एरो है डायरेक्शन नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इससे जो फ्लक्स पास होता है ये बेस है और ये क्या है, सर्कुलर सरफेस। ऐसे ही इसमें है ना, तो दोनों अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब होता क्या, टोटल फ्लक्स इन दोनों से पास होने वाला फ्लक्स नेट फ्लक्स होता, पर वो दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो नेट फ्लक्स तो क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो फाई बी है वो माइनस फाई सी के बराबर होगा। ठीक है, बस हमें इतना सा फाइंड आउट करना है कि पहले केस के लिए फाई बी कितना होगा, फाई सी कितना होगा, और दूसरे केस के लिए फाई बी और फाई सी कितना होगा। एक बात तो समझ में आ रही होगी आपको कि इस सरफेस यानी कि जो बेस है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, इसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर है, यानी कि पहले वाले केस में दिख तो ऐसा रहा है कि पैरेलल है, लेकिन भाई हमें डायरेक्शन किसकी देखनी है, बेस के सरफेस की। तो बेस के सरफेस की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पे कैसी है, एन कैप यहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, यहाँ पे थीटा कितना है 180 डिग्री, जबकि यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री। समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना और मेरे को बताना कि फाई बी और फाई सी इस केस के लिए कितने आते हैं, और एक बार फाई बी निकल जाए फिर फाई सी तो उसके इक्वली आएगा और नेगेटिव आएगा, और इस केस के लिए फाई कितना आएगा। समझ में आ गई। और मैं इसको कंप्लीट करूंगी कल, आप करके रखना इसको। ठीक है, मेरे को बताना अगर किसी का हो जाए तो कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, थैंक यू।